ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड चोरी की कहानी है, जहां पर एक काम करने वाला छोटा सा एम्प्लॉय लंदन डायमंड कॉरपोरेशन के सारे हीरे चुरा लेता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्लोलेस। कहानी की शुरुआत में हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में मिस लॉरा क्विन से मिलने जाती है, जो आज से 47 साल पहले यानी कि सन 1960 में लंदन डायमंड कॉरपोरेशन की इकलौती फीमेल मैनेजर थी। और ये रिपोर्टर उनकी जिंदगी, उनकी कामयाबी के ऊपर अपने न्यूज़पेपर पर आर्टिकल लिखना चाहती है, क्योंकि लॉरा उन फीमेल्स में से एक फीमेल है जिन्होंने 1960 में जॉब करना शुरू किया था। लॉरा एक बॉक्स खोल कर दिखाती है। उस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा, बहुत नायाब हीरा होता है। लॉरा बताती है कि मैंने ये 1960 में लंदन डायमंड कॉरपोरेशन से चुराया था। कहानी यहाँ से अतीत के पन्नों में जाती है, जहाँ पर सन 1960 में लॉरा लंदन डायमंड कॉरपोरेशन में मैनेजर है और आज बोर्ड मीटिंग में इस कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनते हैं, जिस बात से लॉरा को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि इस पद को वो डिजर्व करती है। पिछली 6 बार से उसे प्रमोशन नहीं दिया गया और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो एक फीमेल है। दरअसल इस वक्त में मेल एम्प्लॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, इसीलिए लॉरा को प्रमोशन नहीं मिल रहा। इस बात से वो बहुत ज्यादा डिसहार्टेड होती है, पर वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक कागज पर लिखती है, डोंट गिव अप, वर्क हार्डर, यू विल विन। इसके बाद वो हर रोज की तरह अपने काम पर लग जाती है। उसके केबिन में यहीं पर काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम हॉब्स है, वो सफाई करने के लिए आता है और लॉरा से कुछ देर बात करके वहां से चला जाता है। अगले दिन लॉरा जब अपने केबिन में आती है तो उसके लिए एक लेटर आया होता है। वो एनवलप खोलती है जिसके अंदर मूवी का एक टिकट होता है, साथ ही वो कागज का टुकड़ा भी होता है जिसमें उसने लिखा था, डोंट गिव अप, वर्क हार्डर, यू विल विन। और अब इस कागज पर नीचे किसी ने लिख दिया होता है, नो यू वॉन्ट, यानी कि तुम नहीं जीतोगी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। टिकट पर वो टाइम देखती है जो कि 12:40 का शो होता है और अब वो उस थिएटर में पहुंच जाती है। थिएटर के अंदर जाने के बाद उसे वहां पर हॉब्स मिलता है। उसे देखकर वो जाने लगती है। हॉब्स कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए टिकट भेजा था, जिसके बाद ये दोनों सीट्स पर बैठ जाते हैं। हॉब्स कहता है कि मैं कंपनी से हीरे चुराना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लॉरा साफ साफ मना कर देती है। हॉब्स कहता है कि तुम्हारे सारे सपने टूटने वाले हैं, क्योंकि जल्दी तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मैंने मीटिंग में उनकी डिस्कशन को सुना था। लॉरा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। अगले दिन वो ऑफिस जाती है, जहां पर वो ऑफिस के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को देखती है और उन डॉक्यूमेंट्स से उसे पता चल जाता है कि हॉब्स सच कह रहा था, जल्दी उसे कंपनी से निकाला जाएगा। तो देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की थी। 6 बार उसे प्रमोशन नहीं दिया गया और अब डिजर्विंग होने के बाद भी उसे जॉब से निकाला जा रहा है। इसीलिए हॉब्स से मिलने के लिए वो एक डॉग रेस में जाती है, जहां पर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, तुम इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले हो। 15 साल पहले तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, फिर तुम पैसों का, हीरो का क्या करोगे? हॉब्स उसकी बात का जवाब नहीं देता और उसे अपने घर ले आता है, जहां पर वो अपने प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें अपने नॉर्मल रूटीन को जीना होगा ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। हर रात को 9 बजे कंपनी पूरी तरह से खाली हो जाती है। बस नीचे लिफ्ट के पास 2 गार्ड्स रहते हैं और जब कंपनी पूरी तरह से खाली हो जाएगी उसी वक्त मैं हीरे चुरा लूंगा, क्योंकि उस वक्त मैं ऊपर टॉप फ्लोर पर जहां पर लॉकर है, जहां पर हीरे रखे गए हैं, उस लॉकर के बाहर सफाई करता हूँ। पिछले 14 सालों से मैं वहां पर काम कर रहा हूँ। लॉरा कहती है कि अगर तुम्हें रात भर भी वहां पर अकेला रखा जाए तब भी तुम उस लॉकर को नहीं खोल पाओगे, क्योंकि उसका एक कोड है जो हर हफ्ते चेंज होता है। हॉब्स कहता है कि मुझे पता है, एक बार मैंने कंपनी के ओनर के डेस्क के नीचे उन कोड्स को देखा था। उसके बाद से कई बार मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन फिर मुझे दोबारा वो कोड्स वहां पर नहीं मिले। बहुत जल्दी कंपनी के ओनर के घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी है, जहां पर तुम्हें भी इन्वाइट किया जाएगा। तुम्हें पार्टी में जाकर कंपनी ओनर के स्टडी रूम से उन कोड्स को लाना होगा। लॉरा कहती है कि अगर मैं कोड्स ले भी आई तब भी तुम यहाँ से हीरे बाहर नहीं ले जा सकते। वो उसे अपनी बोतल दिखाता और कहता है कि इसके अंदर मैं $1 मिलियन की हीरो को छुपाकर यहाँ से ले जा सकता हूँ, जो हम दोनों के लिए काफी है।
लॉरा घर आने के बाद हॉब्स की बातों पर काफी विचार करती है। कुछ दिनों के बाद वो उस पार्टी में जाती है जहां पार्टी में वो कंपनी के ओनर के साथ एक इंश्योरेंस कंपनी के ओनर को भी देखती है। लॉरा का एक कोलीग उसे बताता है कि इन्हीं की इंश्योरेंस कंपनी में हमारी कंपनी के सभी हीरो का इंश्योरेंस है। हालांकि इनका कई घोटालों में नाम आ चुका है, जिसमें नेशनल हेल्थ सर्विस भी एक है, पर कभी इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। इनके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है, इसीलिए हमारी कंपनी का इंश्योरेंस इनकी कंपनी के पास है। अब लॉरा को यहाँ मौका मिल जाता है और चुपके से वो स्टडी रूम में चली जाती है, जहाँ वो कोड्स को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कोड्स नहीं मिलते। तभी लॉरा को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई आने वाला है। वो छुप जाती है। इस कंपनी के ओनर यहाँ पर आते हैं, जो अपने सेफ को खोलते हैं। लॉरा दूरबीन से उनके कोड्स को देख लेती है और उनके जाने के बाद वो सेफ को खोलकर कोड्स निकाल लेती है और हॉब्स को दे देती है। पर अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो देखती है कि पूरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, जो देखकर वो समझ जाती है कि अब चोरी करना नामुमकिन है। वो हॉब्स से मिलने जाती है और उसे बताती है कि कंपनी में 8 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। इनके मॉनिटर्स नीचे गार्ड के पास होंगे, जो हमेशा देखते रहेंगे कि ऊपर क्या चल रहा है, और एक सीसीटीवी कैमरा लॉकर के सामने भी है। हॉब्स कहता है कोई तो रास्ता होगा। वो बताती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है। दरअसल कैमरास तो 8 हैं, लेकिन मॉनिटर्स 4 हैं, इसीलिए एक बार में 4 ही कैमरास के विजुअल्स मॉनिटर्स में देखे जा सकते हैं। पर हर 60 सेकंड्स के बाद विजुअल्स अपने आप ही बदल जाएंगे। हॉब्स कहता है कि मैं 60 सेकंड से पहले ही लॉकर को खोलकर उसके अंदर चला जाऊंगा। लॉरा कहती है कि ये नामुमकिन है। ऐसा करने के लिए तुम्हें भाग कर जाना होगा। तुम्हारी एज हो चुकी है, तुम इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते। वो वहां से जाने लगती है, पर हॉब्स उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि तुमने मुझे कोड्स दिए हैं और अब तुम इस काम से, इस मिशन से पीछे नहीं हट सकती। लॉरा को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन हॉब्स उस रूम में जाता है जहां पर मॉनिटर्स होते हैं और वो अपनी स्टॉप वॉच पर कैमरास की पोजीशन की, उनकी टाइमिंग को सेट कर देता है, जिससे उसे पता चल सके कि कौन से वक्त में कौन से कैमरास को मॉनिटर में देखा जा रहा है। और अब जब लॉकर रूम के सामने वाला कैमरा बंद होता है तो भागकर लॉकर के पास जाता है और कोड से उसे खोलने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त लॉरा बाहर से गार्ड को फोन करती है ताकि वो गार्ड का ध्यान भटका सके। गार्ड फोन अटेंड करने के लिए जाता है, और दूसरी तरफ से उसे कोई आवाज नहीं आती। और अब हॉब्स जो अंदर पहुंच चुका है, वो देखता है कि वहां पर हीरो का अंबार है। बहुत सारे हीरे उसके सामने है। वो अपना काम पूरा करने के बाद अपनी स्टॉप वॉच को देखता है, और जब लॉकर के सामने वाला कैमरा ऑफ होता है, यानी कि वो मॉनिटर पर नहीं दिख रहा होता, तो वो जल्दी से लॉकर से बाहर निकलकर उसे बंद करके उस जगह से निकल जाता है। और जब वो अपनी बॉटल लेकर कंपनी से बाहर निकलता है तो गार्ड आता है, उसे वापस कंपनी के अंदर ले जाता है। हॉब्स डर चुका है, लेकिन वो गार्ड कहता है कि तुम्हें टॉयलेट साफ करना होगा, टॉयलेट बहुत गंदा है। हॉब्स टॉयलेट साफ करके घर वापस आ जाता है, जहां वो अपनी बोतल के अंदर से कॉफी को गिराता है, पर उसके अंदर हीरे नहीं होते, यानी कि वो हीरे अपने साथ नहीं लाया। वहीं अगले दिन हमें लॉरा को दिखाया जाता है, जो अपने केबिन में बैठकर काम कर रही होती है। और अब कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज लॉकर रूम में जाते हैं, जिसके बाद कंपनी में अफरा तफरी मच जाती है। लॉरा समझ जाती है कि उन्हें हीरे चोरी का पता चल चुका है, लेकिन वो हैरान होती है कि इतने सारे हीरो के बीच में अगर किसी ने एक बोतल हीरे निकाल भी लिए, उन्हें कैसे पता चला। इसके बाद लॉरा को उसी लॉकर रूम के अंदर बुलाया जाता है, और जब लॉरा वहां पर जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है। दरअसल वहां पर एक भी हीरा नहीं होता। वो सोच में पड़ जाती है कि अकेला हॉब्स 200 टन हीरे यहाँ से गायब कैसे कर सकता है। इतने सारे हीरे ले जाने के लिए उसे ट्रक की गाड़ियों की जरूरत पड़ती। और अब वो हॉब्स से मिलती और उससे पूछती है कि तुमने काम कैसे किया। हमारे बीच में डील हुई थी कि तुम सिर्फ एक बोतल हीरे चुराओगे, लेकिन तुमने सारे हीरे चुरा लिए। हॉब्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पर कंपनी ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया होता है। वो इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो हॉब्स को अपने पास बुलाता है। ऑफिस खत्म होने के बाद लॉरा हॉब्स से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और उससे पूछती है कि तुमने सारे हीरो का क्या किया, तुमने इतने सारे हीरे कैसे चुराए, और उस इन्वेस्टिगेटर ने तुमसे क्या पूछा। हॉब्स कहता है कि मैंने उस इन्वेस्टिगेटर की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और वक्त आने पर तुम्हें सारी बातें पता चल जाएंगी। अगले दिन लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के ओनर से मिलने उन्हीं की कंपनी में एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें अगर अपने चोरी हुए सारे हीरे चाहिए तो तुम्हें 100 मिलियन पाउंड्स देने होंगे। वो उससे पूछते हैं क्या तुम चोर को जानते हो।
वो कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता, ना ही मैं कभी उससे मिला हूँ, उसने बस मुझे मैसेज तुम तक पहुंचाने के लिए कहा है। इसके बाद जो ओनर होते हैं वो उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें अपने सारे हीरे वापस चाहिए तो तुम्हें 48 घंटों में मुझे पैसे देने होंगे। अगर तुमने 48 घंटों में पैसे नहीं दिए तो तुम अपने हीरो को वापस दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो लॉरा को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारा हॉब्स से क्या संबंध है, मैंने तुम दोनों को बात करते हुए देखा था। लॉरा कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है, कई सालों से वो यहाँ पर काम कर रहा है, इसीलिए हमेशा मैं उससे बात करती हूँ। और इसके बाद लॉरा कंपनी की एक सीनियर ऑफिसर से मिलती है और कहती है कि मैं इन्वेस्टिगेटर के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ ताकि जल्द से जल्द हम चोरी किए हुए हीरो को वापस बरामद कर सकें। वो उसे परमिशन दे देता है। दरअसल लॉरा ने ये इसलिए किया होता है ताकि उसे पता लग सके कि इन्वेस्टिगेटर अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कर रहा है। वही कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है जो इंश्योरेंस कंपनी के ओनर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें सारी रकम चुकानी होगी जो कि 100 मिलियन पाउंड्स है। इतनी बड़ी रकम चुकाना उसके लिए नामुमकिन है, अगर उसने ऐसा किया तो वो सड़क पर आ जाएगा। तभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर और लॉरा आते हैं। इन्वेस्टिगेटर बताता है कि ये काम किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने किया है और कोड्स को पार्टी वाले दिन आपके घर से चुराया गया था। इंश्योरेंस कंपनी का ओनर डायमंड कंपनी के ओनर से कहता है कि अगर हमें पता चला कि आप इसमें शामिल है तो हम आपके खिलाफ केस करेंगे। डायमंड कंपनी का ओनर कहता है कि इसमें हम शामिल नहीं है, पिछले 30 सालों से इंश्योरेंस के नाम पर हम तुम्हारी कंपनी को करोड़ों रुपए दे चुके हैं ताकि अगर कभी हमारी कंपनी में इस तरह की चोरी हो तो उस चोरी की पूरी भरपाई तुम करो, और आज वो वक्त आ चुका है और अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारी कंपनी तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। वही हमें लॉरा को दिखाया जाता है जो हॉब्स से मिलने के लिए जाती है। वो कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। हॉब्स कहता है कि मैं उन हीरो को बेच दूंगा। वो कहती है कि लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के अलावा उन हीरो को और कोई नहीं खरीद सकता। हॉब्स कहता है मैं उन्हीं से पैसे वसूल करूंगा, वो पैसे या तो कंपनी को देने पड़ेंगे या फिर इंश्योरेंस कंपनी को। इन्वेस्टिगेटर लॉरा को मिलने के लिए बुलाता और कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि ये चोरी तुमने की है। डॉग रेस में मैंने तुम्हारी और हॉब्स की फोटो देखी है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों इस चोरी में शामिल हो। लॉरा कहती है कि मैं इतने सारे हीरे नहीं चुरा सकती, वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो इन दोनों को बताता है कि लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के ओनर मारे गए, उनके घर मीडिया आ गई थी, वो बहुत ज्यादा घबरा गए जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। इन्वेस्टिगेटर वहां से चला जाता है और लॉरा वॉशरूम में जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जब वो अपने रुमाल को निकालती है तो उसका ईयरिंग नीचे वॉश बेसिन में गिर जाता है, जिसके बाद वो नीचे ड्रेन पाइप को खोलकर अपने ईयरिंग को निकालती है। और अब लॉरा को समझ में आ जाता है कि हॉब्स ने सारे हीरे कंपनी से कैसे निकाले। वो कंपनी के पास जाती है जहां पर वो अंडरग्राउंड सीवर का ढक्कन खोलती है और उसके अंदर जाती है। और जब वो आगे बढ़ती है तो वहां पर पहले से हॉब्स होता है जिसके हाथ में गन होती है। वो लॉरा से कहता है कि तुम बहुत क्लेवर हो, तुमने पता लगा लिया कि मैंने कंपनी से हीरे कैसे निकाले। लॉरा कहती है कि अब तुम्हें पैसे देने वाला कोई नहीं बचा, कंपनी के ओनर की मृत्यु हो चुकी है। वो कहता है कि मुझे 1 घंटे में पैसे मिलने वाले हैं और तब तक मैं यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दे सकता। और उसकी टॉर्च पर हमला करके वहां से भागती है, पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो गिर जाती है जहां पर उसे एक नायाब हीरा मिलता है जिसे वो अपनी जेब में रख लेती है। हॉब्स भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। और कहती है कि उन्हें बीमारी हुई थी। वो कहता है कि हाँ वो बीमार थी लेकिन उसका इलाज हो सकता था। हमने इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट किया था लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी अभी बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, उन्हें क्योर किया जा सकता है, इसीलिए जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आता तुम्हें इंतजार करना होगा। जिसके बाद मैं इंश्योरेंस कंपनी के ओनर के पास गया, मैंने उन्हें बताया कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी की रिपोर्ट देखी है, तुम इंतजार कर सकते हो। और जब तक मेरी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब तक उसके पूरे शरीर में बीमारी फैल गई जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अगर इंश्योरेंस कंपनी का ओनर चाहता तो मेरी पत्नी को बचा सकता था लेकिन वो फ्रॉड था। उसने अपने निजी फायदे के लिए नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बड़े बड़े घोटाले किए जिससे उसने बहुत पैसे बनाए, लेकिन कई बेगुनाह मासूम लोगों की जान चली गई जिनमें से एक मेरी पत्नी भी थी।
और अब लॉरा को सब कुछ समझ में आ जाता है। हॉब्स दरअसल इंश्योरेंस कंपनी के ओनर से बदला लेना चाहता है, जिसने लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के हर एक हीरे का इंश्योरेंस किया है। दरअसल वो पिछले 15 सालों से सही मौके का इंतजार कर रहा था, जो मौका उसे मिला और उसने सभी हीरो को चुरा लिया। वहीं हमें इंश्योरेंस कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है, जिसके सामने कंपनी के बड़े बड़े सीनियर और लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के ओनर का बेटा होता है। वो कहता है कि अगर तुमने उस आदमी को पैसे नहीं दिए, हमारे हीरे हमें वापस नहीं मिले, तो हम तुम्हें तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। कल हर एक न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज चैनल पर तुम्हारी फोटो होगी, तुम्हारे जितने भी घोटाले हैं वो सब दुनिया के सामने आ जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी के ओनर को उनके पैसे देने पड़ते हैं, साथ ही वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर देता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। दूसरी तरफ हमें हॉब्स को दिखाया जाता है, जो लॉरा को बताता है कि मैं लॉकर रूम के अंदर गया, जिसके बाद मैंने बहुत सारे डायमंड्स को डस्टबिन के अंदर डाल दिया और स्टॉप वॉच में टाइम देखा, और उस 1 मिनट में मैं बाहर आया, जिस मिनट में कैमरे के विजुअल स्क्रीन पर नहीं आ रहे थे। मैं वॉशरूम में गया, मैंने सभी हीरो को ड्रेन से नीचे भेज दिया। ऐसा मैंने कई बार किया और इस तरह से मैंने सभी हीरो को चुरा लिया। ये सारी बातें बताकर हॉब्स वहां से चला जाता है, जिसके बाद लॉरा हीरो को ढूंढना शुरू करती है। वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर हीरो का अंबार होता है, जहां से हीरे नीचे आए थे। वो इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर अपनी टीम लेकर यहां पहुंच जाता है। इन्हें सभी हीरे वापस मिल जाते हैं। इस हीरे की चोरी के लिए हॉब्स को जिम्मेदार समझा जाता है, लेकिन अब हॉब्स लापता हो चुका है। लॉरा के खिलाफ इन्वेस्टिगेटर को कोई सबूत नहीं मिलता, इसीलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाता। कंपनी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मीडिया को ये स्टेटमेंट देती है कि हीरो की चोरी की जो बात थी वो सिर्फ एक अफवाह थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर लॉरा ये पूरी कहानी रिपोर्टर को सुना रही होती है। रिपोर्टर पूछती है कि हॉब्स का क्या हुआ। लॉरा कहती है कि उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, और कुछ सालों के बाद मुझे स्विट्जरलैंड की एक बैंक से एक लेटर आया जो कि हॉब्स का था। उसमें उसने माफीनामा लिखा था। उसने लिखा था कि मैंने तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे किसी एम्प्लॉय की जरूरत थी जो कंपनी से डिससेटिस्फाइड हो, ताकि मैं अपने प्लान को पूरा कर सकूं। साथ ही यहाँ पर हॉब्स ने सारे के सारे पैसे जो कि 100 मिलियन पाउंड्स थे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए होते हैं। लॉरा रिपोर्टर को एक फाइल देकर वहां से चली जाती है। उस फाइल को पढ़ने के बाद रिपोर्टर को पता चलता है कि हॉब्स ने लॉरा को जो 100 मिलियन पाउंड्स दिए थे वो उसने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को चैरिटी में दिए, ताकि उन लोगों के वो पैसा काम आ सके जिन्हें सच में उन पैसों की जरूरत है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।